नमस्कार। लगभग 3 दिनों बाद आपके सामने फिर लाइव आया हूं साथियों, क्योंकि 2 दिन से मैं अपने गांव देवरिया जिला के सलेमपुर के पास बनकटा मिश्र में था, वहां पर वत्स ऋषि की परंपरा के लोग रहते हैं और श्री रैनाथ ब्रह्म महाराज जी का वहाँ पर पवित्र स्थल है। हमारा वो गांव है बनकटा मिश्र, गंडक के किनारे, और हम सभी वहाँ पर पूजा अर्चना और कौशल भैया का जो कार्य था उसको पूर्ण करने के बाद वहाँ पर ग्राम देवता और गांव वासियों के बीच उनका आशीर्वाद देने गया था। कल वापस आया और आज अपने विषय पर बोलने की इच्छा हुई लाइव साथियों, क्योंकि आज एक सुखद बात ये हुई अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत में कि भारत में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो मई माह में एक बार फिर से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साथियों, यह विषय हम सबसे जुड़ा हुआ है और इसको सबको समझना चाहिए, क्योंकि भारत की आर्थिक शक्ति अगर बढ़ेगी, खास करके टैक्स कलेक्शन के मामले में, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, तो देश के विकास के लिए और देश के भविष्य के लिए उत्तम है। टैक्स खराब वस्तु नहीं है। टैक्स मतलब विकास का एक प्रक्रिया। साथियों, जब वस्तु एवं सेवा कर जब भारत सरकार ने वन नेशन वन टैक्स के तहत 1 जुलाई 2017 से लागू की, तब से लेकर लगातार इस अप्रत्यक्ष कर की प्रणाली में सुधार हो रहा है और लगातार हम लोग उसको सुधार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारत में जीएसटी लागू करने का जो इरादा था वो व्यापार के लिए और आसान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में बनाया गया था, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स के तहत पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी, टैक्स की चोरी हुआ करती थी, करप्शन उससे बढ़ रहा था, सरकार को नुकसान हो रहा था। ऐसे में वर्तमान सरकार ने 2017 में सोचा कि पूरे देश में एक प्रकार के कर प्रणाली हो। और आप जानते हैं कि जीएसटी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम वर्तमान बढ़ोतरी की बात करेंगे कि जो 3 प्रकार के टैक्स थे वो सीजीएसटी, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य के केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है, वो सेंट्रल जीएसटी उसको बोलते हैं, और यस जीएसटी यानी राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाए। यानी इस नियम के तहत केंद्र अपना टैक्स वसूल सकता है और राज्य भी अपना टैक्स वसूल कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्य जीएसटी के बदौलत विकसित हो रहे हैं। वहीं पर आईजीएसटी, जहां अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए, जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता है और ज्यादातर मामले में यह लेन देन की प्रक्रिया से निर्धारित होता है। साथियों, राज्य के भीतर बिक्री होती है। पुराने नियम के तहत वो वैट था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क था और सेवा कर था, जो बदलकर वर्तमान में वही सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो गया है। यानी राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा। इसलिए हमेशा देखते होंगे आप जीएसटी के लिए राज्यों के साथ मीटिंग हुआ करती है। और एक दूसरा है दूसरे राज्य को बिक्री।
जो पुराना नियम था वो केंद्रीय बिक्री कर प्लस उत्पाद शुल्क था, जो वर्तमान में बदलकर IGST हो गया, यानी अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर यानी केंद्रीय सेवा कर होगा। तो यह पूरा नियम में अभी आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, एक अर्थशास्त्री के रूप में हम सोचे इस पर थोड़ा बात कर लें कि भारत का GST संग्रह इन दिनों लगातार बढ़ रहा है और अभी मई जो बीता है 2025 में 2.01 लाख करोड़ 2.0 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ से अधिक का प्रभावशाली संग्रह दर्ज किया गया है। अभी आज के अखबार में आपने देखा होगा जो सरकार का रिकॉर्ड है। साथियों, यह पिछले 2024 के मई से 16.4% अधिक है। यह महत्वपूर्ण है, यानी इस बार का जो मई में कलेक्शन हुआ है पिछले मई के मुकाबले 16.4% अधिक है। साथियों, यह अप्रैल जो पिछला अप्रैल बीता 2025 में उसमें 2.37 लाख करोड़ रिकॉर्ड तोड़कर संग्रह हुआ था और यह लगातार अप्रैल मई में जो रिकॉर्ड तोड़ संग्रह हो रहा है यह कई बातों पर निर्भर कर रहा है, जो कि एक मजबूत आर्थिक वातावरण और प्रभावी कर प्रशासन का संकेत है, गुड गवर्नेंस का संकेत है, प्रभावी शासन का संकेत है और एक मजबूत आर्थिक यानी विश्वास, अर्थव्यवस्था पर विश्वास का संकेत है। साथियों, मुख्य बातें मैं जो बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ आम नागरिकों के लिए, आम व्यापारियों के लिए, आम जनों के लिए, जिस पर हमको ऑपरेशन सिंदूर के बाद अर्थव्यवस्था पर भी प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हम सभी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यह समझना चाहिए कि क्या इसके कारण है, इसको हम छोटे से शब्दों में बताएंगे। साथियों, सबसे पहला कारण है मजबूत आर्थिक विकास और घरेलू मांग में निरंतर आर्थिक सुधार हो रहा है। इस देश में भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत सुधार के रास्ते पर है, जिससे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं यानी सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, उपभोग और समग्र आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। यह सीधे उच्च कर योग्य लेन देन में बदल जाता है। जितना ही अधिक उत्पादन होगा, जितने ही अधिक उपभोग होगा देश में, उतने ही अधिक समग्र आर्थिक विकास होगा और सीधे यह कर योग्य लेन देन में बदल जाता है। इसी से कर होता है। साथियों, यह बात सीधे स्पष्ट डायरेक्ट लिंक है। अगर ज्यादा GST आ रहा है यानी हमारा उपभोग बढ़ रहा है, हम उपभोग योग्य हो रहे हैं, हमारी आय बढ़ रही है, साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके अनेक अन्य कारण भी हैं। हो सकता है कि कीमत भी बढ़ रहा हो सकता है कि आयात भी बढ़ रहा हो। इसके अनेक वजह है साथियों। सबसे पहले मजबूत घरेलू खपत हो रही है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें स्वदेशी मालों पर विश्वास करना चाहिए, हमारा घरेलू खपत बढ़ रही है। यह बढ़ा हुआ जो GST संग्रह है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू लेन देन से आता है। हम और आप खरीदते हैं और यहां का उत्पादन बिकता है, जो कि स्वस्थ उपभोक्ता खर्च का संकेत देता है। जितने अधिक हम खर्च करेंगे उतने अधिक GST का कलेक्शन हो रहा है। एक स्वस्थ वातावरण, यही अर्थव्यवस्था है। मई 2025 में घरेलू स्रोतों से GST में 13.7% की वृद्धि से यह स्पष्ट हो रहा है। अब सोचिए कितना घरेलू उत्पादन हो रहा है और मांग हो रहा है। FMCG, खुदरा, रियल एस्टेट, ई-कॉमर्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र इस उच्च खपत से लाभान्वित हो रहे हैं साथियों, जिससे हमारे कर राजस्व में वृद्धि हो रही है। यह एक कारण है, मजबूत घरेलू खपत। यह आम भाषा में हम अपने देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं। दूसरा साथियों जो इसका कारण है वो आयात में वृद्धि। इसीलिए प्रधानमंत्री ने
कई बातों का जिक्र किया इन दिनों, लेकिन आयात में वृद्धि मई 2025 में आयात से एकत्र जीएसटी में 25.2% की वृद्धि हुई है। यानी आयात जब होता है तो उसमें भी जीएसटी लगता है, उससे भी सरकार को फायदा होता है। तो हमेशा आयात बुरा नहीं होता है, कभी कभी कलेक्शन की दृष्टि से वो अच्छा होता है। यह विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जिससे भारत के भीतर विनिर्माण और खुदरा खपत बढ़ रहा है और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकेत मिल रहा है। यह जीएसटी बढ़ने का कारण एक और है साथियों, जब हमने कहा कि सबसे पहला है मजबूत आर्थिक विकास और घरेलू मांग निरंतर सुधार हो रहा है, जिसके अंतर हमने ये बातें बताई। दूसरा जो है कर अनुपालन, जो टैक्स का नियम है और अर्थव्यवस्था का जो औपचारिकरण हुआ है उसमें सुधार हुआ है। यानी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और टैक्स का डिसिप्लिन इस देश में बढ़ा है, जो बहुत अच्छा संकेत है विकास के दृष्टि से। साथियों, इसके अगर विस्तार को बात करें आप लोगों के लिए तो हम कह सकते हैं कि कर के आधार का विस्तार हुआ है। कर का आधार मतलब लोग अब ज्यादा कर देने लगे हैं, यानी लोगों के पास आय बढ़ने लगी है धीरे धीरे। गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहा है, गरीबी ऊपर से रेखा से ऊपर उठने वाले लोग लोअर मिडिल वर्ग में जा रहे हैं, लोअर मिडिल वाले अपर मिडिल में जा रहे हैं, अपर मिडिल वाले हायर लोअर हायर साइड में जा रहे हैं, हायर वाले और हायर हो रहे हैं। ये हायरार्की इकोनॉमिक्स की हायरार्की है, इसको समझना चाहिए। ये अच्छे संकेतक हैं, सबका विकास हो धीरे धीरे हो, शनै शनै हो। तो कर के आधार का विस्तार हो रहा है, यानी अधिक व्यवसाय, विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसको हम लोग एमएसएमई कहते हैं, उस क्षेत्र में अधिक विस्तार हो रहा है। जीएसटी के तहत पंजीकरण लोग करा रहे हैं, यह सिद्ध हो रहा है। जागरूकता में वृद्धि हो रही है। सरकारी प्रोत्साहन और कड़े प्रवर्तन द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था का यह औपचारिकरण ऑर्गेनाइज्ड चीज हो गया है। अधिक लेन देन को सारे के सारे लोगों को टैक्स के स्लेब में लाता है। यानी कर का विस्तार होना एक अनुशासन है, अधिक व्यवसाय का द्योतक है, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ते हुए विस्तार का द्योतक है। ये शुभ संदेश है। ये जो हम बता रहे हैं आज जीएसटी का कलेक्शन का कारण बता रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छा है, आम नागरिकों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक अर्थशास्त्री के रूप में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी हितकर होगा। मैं लाइव हूँगा साथियों। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात है उन्नत अनुपालन तंत्र हो रहा है। जो हमारा व्यवस्था है कलेक्शन का, सरकार ने उस अनुपालन में सुधार किया है और चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। पहले टैक्स की लोग चोरी आसानी से कर लेते थे, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी यूपीए की, उसमें खूब टैक्स चोरी होता था, इसलिए वो सरकार करप्शन के भेंट चढ़ गया। इस सरकार ने इस कमी को पहचाना और वन नेशन वन टैक्स किया और अपने आप को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की, खास करके टैक्स के लिए मामले में। इसलिए उन्नत अनुपालन तंत्र की वजह से भी ये करेक्शन बढ़ रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवाइजिंग सबसे प्रमुख कारण है साथियों। कुछ निश्चित टर्नओवर सीमा से ऊपर के व्यवसायों के लिए अनिवार्य इनवाइस की वास्तविक समय की रिपोर्टिंग और मानकीकरण सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया है और इससे टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है साथियों। और एक और प्रमुख बात जो आज के वर्तमान संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एआई आधारित जोखिम विश्लेषण और ऑडिट हो रहा है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग गैर अनुपालन संस्थाओं की पहचान करने और कर धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद कर रहा है।
जिससे अधिक करदाता दायरे में आते हैं। लोग समझते हैं कि हमारा कुछ देखा नहीं जा रहा है। सरकार जागरूक हो गई है, लोगों को जागरूक करना चाहती है। एआई का इस्तेमाल करके पूरे देश में कौन कहाँ किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसका पता लग जा रहा है। कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक अपराध होने की कोशिश हो रहा है, वो पकड़ा जा रहा है। इसीलिए लोग सतर्क भी हैं, लोग कर देने के लिए आतुर भी हैं। साथियों, इसके लिए कठोर प्रवर्तन यानी कड़े नियम, अधिक बार बार अनुपालन की जांच और कर चोरी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे यहाँ निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। यह मई में बढ़ते हुए और अप्रैल में बढ़ते हुए जीएसटी कलेक्शन का कारण है। हमारे बहुत खास लोग जीएसटी के अधिकारी भी हैं, हमारे बहुत खास मित्र लोग सीए चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, हमारे बहुत से बनारस के बहुत सारे खास लोग मित्र हैं जो एमएसएमई सेक्टर्स में हैं। तीनों से जब साक्षात्कार और बातें होती हैं, वो तीनों की बातों से हमने समझा कि ये सारे के सारे चीज हमारे देश में लागू हो रहा है, जिससे कर बढ़ रहा है। थोड़े व्यापारी परेशान जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्वास है कि कम से कम ट्रांसपेरेंट सरकार है और बहुत सारे टैक्स उनके सही जांच से बच भी जाते हैं। साथियों, दूसरी बात है स्वचालित आईटीसी का सत्यापन हो रहा है। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होते हैं उनके दावों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं त्रुटियों को कम करती हैं और अनुपालन में सुधार आ रहा है। ये हमारे एमएसएमई क्षेत्र के कुछ साथियों ने बताया। और जो अधिकारी लोग बात बताते हैं वो कहते हैं कि डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन और तकनीक के प्रगति से बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। यानी जीएसटी जो नेटवर्क है, जिसको हम जीएसटीएन कहते हैं, और अन्य डिजिटल उपकरणों ने कर प्रक्रियाओं को बहुत सरल बनाया है, रिटर्न फाइलिंग को अधिक सुलभ बनाया है और व्यवसायों के लिए संचालन को सुव्यवस्थित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यह हुआ है, जिससे कर में सुधार हुआ है, प्रणाली में सुधार हुआ है और जीएसटी का कलेक्शन अधिक हुआ है। यह दूसरा कारण था साथियों। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है बढ़ते हुए जीएसटी कलेक्शन का है लक्षित ऑडिट और प्रवर्तन का भरपूर उपयोग। लक्षित ऑडिट और प्रवर्तन, लक्षित ऑडिट यानी फोकस्ड ऑडिट, टारगेटेड ऑडिट और डेटा संचालित प्रवर्तन कार्यों ने गैर अनुपालक संस्थाओं की पहचान करने और पहले से अप्रयुक्त स्रोतों से कर प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है अधिक जीएसटी कलेक्शन का। साथियों, बेमेल, सुलह विसंगतियों और गलत आईटीसी दावों से संबंधित नोटिसों में उल्लेखनीय वृद्धि सरकार द्वारा कर अनुपालन को मजबूत करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत दे रही है। यह भी थोड़ा सा एक नया चीज है जिससे कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन साथियों, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आम पब्लिक के लिए मैं बता रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण एक और विषय है कलेक्शन का, वो है मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतें भी कारण होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अभी तक जो बता रहे थे, बल्कि इन्फ्लेशन, प्राइस राइज से भी टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। यानी मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ती खुदरा कीमतें उच्च जीएसटी संग्रह में योगदान करती है। आज सुबह हमारे पड़ोस में हमारे मित्र रहते हैं, सीए अकाउंटेंट हैं, उन्होंने कहा कि अनूप जी, मुद्रास्फीति, जो माल पहले 10 रुपये का था, अगर वो 20 रुपया हो जाएगा तो उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो यानी मुद्रास्फीति और बढ़ती खुदरा कीमतें में उच्च जीएसटी संग्रह में योगदान कर रही है। इसका भी कारण है अप्रैल मई स्थिर खपत मात्रा के साथ भी कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के बढ़े हुए कुल मूल्य के कारण कर एकत्रीकरण बढ़ता, ये भी एक कारण है। हमको सब बातें समझने के साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी सरकार को फायदा पहुंचाती है। और उसके अलावा क्या कारण है साथियों? क्षेत्रीय विकास और सरकारी पहल, रीजनल डेवलपमेंट हो रहे हैं और सरकार उस पर पहल कर रही है।
एग्जाम्पल के लिए प्रमुख क्षेत्रों में जो वृद्धि हो रही है उसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों ने स्थिर वृद्धि दिखाई दिए हैं, जो सीधे सीधे उच्च कर राजस्व में योगदान कर रही है। यानी हमारे यहाँ अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र भी बढ़ रहा है, जिसके वजह से हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, विकसित भारत का एक आयाम है, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, जिसको हम लोग PLI कह रहे हैं, इन योजनाओं जैसी सरकारी जो पहल है उससे घरेलू उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, जिससे जीएसटी संग्रह वृद्धि हो रही है अप्रैल मई में, जो हम बता रहे हैं जिसके बारे में साथियों। और साथ ही साथ बुनियादी ढांचा विकास, अब देश भर में देख रहे हैं रेलवे नेटवर्किंग, सड़क नेटवर्किंग और इवन इनलैंड वाटरवेज इनलैंड जो हो रहा है, ये बुनियादी ढांचा का विकास है। इस बुनियादी ढांचा की परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में वृद्धि भी उच्च आर्थिक गतिविधियों और परिणाम स्वरूप उसके उच्च जीएसटी संग्रह में योगदान कर रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी जीएसटी को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए जीएसटी 2 लाख करोड़ से पार हो गया पर महीना। 24 करोड़ से अधिक हम जीएसटी से कलेक्शन कर रहे हैं, तो अपने डेफिसिट को कम करेंगे भविष्य में। ये बहुत सुखद परिणाम है साथियों। और एक और साथ साथ इतनी सारी बातों के साथ मौसमी कारक भी होते हैं कुछ, जैसे अप्रैल वगैरह में और मई वगैरह में मौसमी कारकों से भी जीएसटी बढ़ता है। जैसे अप्रैल जीएसटी संग्रह अक्सर वर्ष के अंत के सुलह और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए फाइलिंग के कारण असाधारण रूप से उच्च हो जाता है। यानी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अंत होता है, उसमें अचानक वो बढ़ जाता है, लोग फाइल करते हैं, जीएसटी जमा करते हैं। जबकि मई का संग्रह जो अभी बढ़ा है आमतौर पर अप्रैल के शिखर से थोड़ा कम होता है। इसलिए सबसे अधिक अप्रैल में हुआ 2.37 लाख करोड़, इस समय 2.101 लाख करोड़, तो थोड़ा सा कम हुआ। इसकी मजबूत साल दर साल वृद्धि अभी भी मजबूत अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि को दर्शा रही है। अप्रैल मई को मौसमी भी कह सकते हैं, लेकिन ये निरंतर बढ़ता रहना एक सुखद संकेत है साथियों। संक्षेप में अगर हम बात करें इन सारी चीजों को, तो मई 2025 में जो रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है उसके बहुआयामी प्रतिबिंब है, जिसका हमने अभी वर्णन किया है। और इसका मूलभूत बातें विकास पथ को मजबूती देता है, घरेलू खपत और आयात गतिविधियों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, डिजिटल पहलों और कड़े प्रवर्तन के माध्यम से कर अनुपालन में सुधार और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ठोस प्रयास दिखाई पड़ता है। हमेशा हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड हमें होना होगा, चाहे वो लेबर मार्केट हो, चाहे वो कोई किसी प्रकार का मार्केट हो। हमें अर्थव्यवस्था को औपचारिक करना होगा ताकि सही मायने में ट्रांसपेरेंट हो, सरकार को कर मिले, सरकार कर के माध्यम से विकास करे और कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करे। प्रभावी कर प्रशासन और एक व्यापक कर का जो आधार है वो महत्वपूर्ण है। जीएसटी संग्रह में यह निरंतर वृद्धि सरकार के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करती है। अगर हमारा फिजिकल डिसिप्लिन होगा, हम राज्य का खजाना बढ़ेगा, जिसे कौटिल्य भी कहते थे, तो उससे कल्याण भी होगा और हमारा भी लाभ होगा। और भारत की आर्थिक लचीलापन और निरंतर विकास की क्षमता के बारे में हमें निरंतर आशावान भी रहना है, जीएसटी कलेक्शन यह बताता है। साथियों, भारत एक मजबूत आर्थिक पथ पर है, विकास का पथ है। घरेलू खपत और आयात गतिविधियों में हमारी निरंतर वृद्धि हो रही है। डिजिटल पहलों और कड़े प्रवर्तन के माध्यम से हम कर अनुपालन में सुधार कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को औपचारिक कर रहे हैं, प्रभावी कर प्रशासन कर रहे हैं, जिसका एक व्यापक आधार बन रहा है। इसीलिए हमें इस पर एक सांकेतिक और अच्छी बातें करके सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए और ईमानदार करदाता बनना चाहिए। अगर इस पर व्यापक संग्रह आप बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम ये समझ लीजिए कि हमें रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए, एक व्यक्ति को पंजीकृत व्यक्ति कैसे हो, जीएसटी के तहत आप पंजीकृत हों। प्रत्येक करदाता को अपने व्यवसाय के मुख्य स्थानों पर सभी
रिकॉर्ड रखने चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो गई सरकार, एआई का इस्तेमाल करी, इसलिए आप कर चोरी में मत पकड़ाइए। गोदाम संचालक और ट्रांसपोर्टर, ये सारे भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी मालिक माल की आवाजाही, प्राप्ति और निपटान से संबंधित रिकॉर्ड रखे रहे हैं। अब सरकार जागरूक हो गई है, आप किसी मुसीबत में न पड़े, इसके लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। जो अपंजीकृत व्यवसाय हैं उसके मालिक जो जीएसटी के तहत खाते और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, उदाहरण के लिए कुछ सीमाएं पार करने वाले विशेष गतिविधियों में जो शामिल हैं, उन्हें जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसायिक गतिविधियों की जानकारी हमेशा प्रदान करनी चाहिए। ये जागरूकता आपको फैलानी चाहिए। और कौन से रिकॉर्ड बनाए रखने हैं? जीएसटी कानून में पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड की एक बहुत व्यापक सूची है, इसको आप देखिए रहिए। माल का उत्पादन हो रहा है या निर्माण हो रहा है, उपयोग के लिए कच्चे माल और निर्मित माल की मात्रात्मक जानकारी, जिसमें अपशिष्ट और उप उत्पाद शामिल हैं, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। सभी खरीद जो आपूर्ति होती है आवक की, और बिक्री जो जावक की आपूर्ति होती है, उसका आपको विस्तृत रिकॉर्ड रखना है किसी भी मुसीबत से अपने आप को बचाने के लिए। माल का स्टॉक की जानकारी रखनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। व्यापक इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जिसमें प्रारंभिक शेष हैं, प्राप्तियां हैं, आपूर्तियां हैं, खोया हुआ है, चोरी हुआ है, नष्ट हुआ है, लिखा हुआ है, या उपहार या मुफ्त नमूने के रूप में निपटाया गया माल है, और स्टॉक का शेष जो बचा हुआ है, कच्चे माल, तैयार माल, स्क्रैप और अपशिष्ट सहित सभी को शामिल रख के इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तब आप सरकार के एआई से बच सकते हैं। उपलब्ध इनपुट जो टैक्स का क्रेडिट है, जिसको आईटीसी कहते हैं, विभिन्न खरीद पर दावा किए, उसका विस्तृत रिकॉर्ड आपको रखना होगा। देय और भुगतान किया गया आउटपुट पर टैक्स जो होता है, उस पर भी जागरूक रखना होगा, उसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। जो प्राप्त और भुगतान किए गए अग्रिम है, अग्रिमों और उनके समायोजन के लिए अलग खाते होते हैं, उस पर भी आपको अपना रिकॉर्ड तैयार रखना होगा। आयातित या निर्यातित जो माल और सेवाएं हैं, उसका भी नियमित रिकॉर्ड आप अपने पास रखे रहिए। यह अपील है हमारे एक अर्थशास्त्री के रूप में, जो अपने सीए साथी के साथ मिलकर बात करते हैं, उस पर हम आधार पर आपसे बोल रहे हैं। वित्तीय दस्तावेज, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उधार बाउचर, भुगतान बाउचर, रिफंड बाउचर और ई वे बिल, ये सब दस्तावेज को संभाल कर रखना होगा। आपूर्तिकर्ता और ग्राहक को जानकारी देनी होगी, उनके नाम और पते होने चाहिए, भंडारण के स्थान के पते होने चाहिए, उन सभी परिसरों के पते जहां माल का भंडारण किया जाता है, जिसमें पारगमन भी शामिल हैं, क्योंकि सरकार की एआई प्रवृत्ति से आप बच नहीं सकते हैं, उसके सिस्टम से आप बच, इसलिए आप सतर्क होकर ईमानदार व्यवसाय के रूप में काम कीजिए। घर का भी आपका ही भला होगा, देश का भी भला होगा। सेवाओं में उपयोग के लिए माल का मात्रात्मक विवरण जो है, सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोग किए गए माल और इनपुट सेवाओं प्रदान की गई उस सेवाओं का विवरण अपने पास रखिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के जो सेवा प्रदाता हैं, अतिरिक्त रिकॉर्ड, जैसे उन व्यक्तियों के नाम, पते और जिनके लिए अनुबंध निष्पादित किया गया हो, अनुबंध में प्राप्त और उपयोग के लिए माल और सेवाओं का विवरण अपने पास रखिए। जो एजेंट हैं, प्राधिकरण का रिकॉर्ड, प्रदाचारियों की ओर से प्राप्त आपूर्ति के लिए माल, सेवाओं और जो मालिक को प्रस्तुत उसके खाते को आपको जानकारी में रखना चाहिए। साथ ही ये सब जरूरी है। जीएसटीएन जो नेटवर्क है, इसके माध्यम से जीएसटी रिकॉर्ड संग्रह और प्रबंधन के लिए डिजिटलीकरण को बड़े पैमाने पर अपना रहा है। आप डिजिटलाइजेशन के एज में हैं, आप एआई की एज में हैं। कोई गलत काम करने के बजाय आप सतर्क रहिए और रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कीजिए। जैसे जीएसटी पोर्टल पर विभिन्न जीएसटी रिटर्न, जैसे जावक आपूर्ति के लिए GSTR1, आपूर्ति और कर देयता के सारांश के लिए GSTR3B इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना आवश्यक है आप सभी के लिए। ये रिटर्न
आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइस के आधार पर स्वतः भर जाते हैं, जिससे एक मजबूत डाटा संग्रह तंत्र सक्षम होता है। सरकार के पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। कोई डिस्प्यूट के आधार पर आपका कलेक्शन, आपको रिफंड भी मिलेगा साथियों। इसलिए ई इनवॉइसिंग, कुछ निश्चित टर्नओवर के ऊपर आप ई इनवॉइसिंग जरूर कीजिए, उससे बचिए मत, जो मैंने पहले भी कहा है। साथियों, ये सारे के सारे चीज, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पर आप जोर दीजिए। ई लायबिलिटी लेजर एक दिए गए महीनों के लिए करदाताओं की कुल कर देयता को दर्शाता है, जिसको आप जानते हैं, व्यापारी भाई जानते हैं। इसीलिए डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर व्यवसाय में तेजी करता है और सरकार का टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ाता है। ये बहुत जरूरी हो गया है साथियों। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कम से कम, जो जितने भी एमएसएमई जुड़े हुए छोटे व्यवसायी हैं, 72 महीने यानी 6 साल के लिए खातों के किताबें और अन्य रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहिए। ये मैं सतर्कता की दृष्टि से बता रहा हूं, हमारे सीए ने बताया है। यह अवधि ऐसे खातों और रिकॉर्ड से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से गिनी जाती है। ये जरूरी है साथियों, इसलिए उचित रिकॉर्ड बनाना आपके हित में है। ये सरकार तो जो काम कर रही है, लेकिन एक व्यवसायी को भी मैं सलाह दे रहा हूं कि अपने सारे के सारे एक रिकॉर्ड्स को रखे रहिए, और लेखा परीक्षा जब भी जांच करे वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथियों, कर संरचना की जटिलता होती है। कई कर दरें, छूट और नियमों में लगातार बदलाव विशेष रूप से एसएमई के लिए रिकॉर्ड कीपिंग को बहुत चुनौतीपूर्ण बना रहा है। व्यापारी परेशान भी हैं। सरकार से मेरा अपील है कि व्यापारियों को परेशान न करके उनके लिए सरल व्यवस्था करें, अनुपालन का बोझ न हो। कई रिटर्न मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक दाखिल करने और विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता सीमित संसाधनों वाले व्यवसायियों के लिए बोझिल हो जाता है। उसको और सरल कीजिए। तकनीकी गड़बड़ियां आप में है, व्यवस्थाओं में है, जीएसटी कलेक्शन करने वाले अधिकारियों के पास है। जब जीएसटीएन में सुधार हुआ तो धीमी सर्वर था, सिस्टम क्रैश हो गए, रिटर्न दाखिल करने में गड़बड़ियां हुई, तकनीकी समस्याएं हुई, उससे भी बहुत सारे व्यवसाय निराश हुए थे। आज भी कई जगहों पर है। मेरा अपील है कि सरकार का कर तो बढ़े, लेकिन व्यवसायी और छोटे व्यापारियों के हित पर भी ध्यान दिया जाए। जागरूकता और प्रशिक्षण की अभी भी कमी है। कई व्यवसाय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्रों में जीएसटी नियमों और डिजिटल अनुपालन प्रक्रियाओं पर पर्याप्त जागरूकता की कमी आज भी है। व्यवसायों को कभी कभी जीएसटीआर 2A और 2B पर उपलब्ध डाटा के साथ अपने खरीद और बिक्री डाटा को सुलझाने में कठिनाई का सामना आज भी करना पड़ रहा है, जिससे आईटीसी दावे में देरी हो रही है और अस्वीकृति हो जाती है, जिससे व्यवसायी निराश हैं। काशी के हमारे जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं और हमसे हमारी बातें हर साल होती है, वो जीएसटी के इसी अनुपालन से निराश हैं कि देरी होती है, विवाद का निपटारा नहीं होता। इसलिए साथियों, ये सब सरकार को भी देखना है और व्यवसायियों को भी देखना है। हमें और आपको इन्फ्लेशन से डरना नहीं चाहिए। सारे के सारे चीज सरकार के पास जाती है, सरकार कल्याणकारी कार्यों में लगाती है। इसलिए व्यापारियों से अपील है, सरकार के अधिकारियों से अपील है कि डाटा का सुरक्षा करें। संवेदनशील वित्तीय जानकारी को डिजिटल रूप से बनाए रखने के लिए साइबर जो खतरा आजकल है और डाटा की जो हानि होने का खतरा है, उस पर आप काम करें। साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर सारे डाटा देश के नष्ट हो जाएंगे तो सबसे बड़ा आक्रमण हो जाएगा। चीन और अन्य दुश्मन देश इस पर काम कर रहे हैं, हमें सतर्क रहना होगा। कुल मिलाजुला के साथियों, भारत में जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह जो अप्रैल मई में दिखाई पड़ा 2.37 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, वो एक सराहनीय कदम है, एक पॉजिटिव कदम है। स्वस्थ, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। और अत्यधिक संरचित और तेजी से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया, इससे पारदर्शिता बढ़ी है,
जवाबदेही और कुशल कर प्रशासन सुनिश्चित हुआ है और व्यापारियों को भी लाभ हुआ है, सरकार को भी लाभ हुआ है। आम नागरिकों के लिए है कि हम सब किसी न किसी रूप में करदाता हैं। जो कमाता है ज़्यादा, एक स्लैब से वो आयकर भी देता है, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी को भी देता है। कुछ भी खरीदता है सरकार को कर देता है, और हमारे और आपके कर से ही हमारी और आपकी सरकार चलती है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो स्थानीय सरकारें हैं। इसलिए कर से घबराइए मत, ईमानदार करदाता बना जाए। और सरकार से अपील है कि किसी भी लोगों को परेशान करने के बजाय एक ईमानदार टैक्स के कलेक्शन की विधि अपनाइए और लोगों को राहत दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी बात ही करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में कर का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, हमें लगा कि आपसे कुछ बातें करना चाहिए। आज मैंने भाई साहब के सानिध्य में आपको जीएसटी के बढ़े हुए कलेक्शन के कारण बताएं और कुछ टिप्स दिए ताकि व्यवसायी और सरकार उसको सुन सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।